हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई रजिस्ट्रार हिंदी पर, और आपका ऑनलाइन टीचर प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता है। आज फिर मैं कुछ नया लेकर के आया हूँ, और यह नया है क्या? यह नया है 2020 सीरीज। भाई, क्रिकेट का मैच नहीं है, यह है जीके की सीरीज, जिसका नाम मैंने 2020 रखा है। लेकिन इसमें आप हर मैच में 50 से ज़्यादा स्कोर करेंगे, शतक तक लगाएंगे। तात्पर्य यह है कि मैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए ले आया हूँ, और इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हर वीडियो में 20 प्रश्न आपके सामने आएंगे। लेकिन उन 20 प्रश्नों की व्याख्या के दौरान आप 50 से ज़्यादा, कभी कभी 100 प्रश्नों तक की तैयारी उसके साथ कर सकेंगे। मैंने थोड़ा प्रयास किया है आपके लिए कि आप कुछ बेहतर करें, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेहतर परिणाम दे पाएं और कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकें। तो चलिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले देखने को मिले। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, और साथ ही साथ अपने सुझाव और किसी टॉपिक पे यदि इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो उस संबंध में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये 2020 जीके सीरीज का पहला वीडियो है। आज का विषय ज्योग्राफी है। भूगोल विषय का यह जीके की सीरीज मैं लेकर के आया हूं, और इसमें स्कोरिंग जो होगी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आप जब यह प्रारंभ होगा तो एक कॉपी और पेन लेकर के, पेपर और पेन लेकर के बैठेंगे, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठा पाएँ। पॉज करके आप नोट बना सकते हैं। उसका उत्तर स्क्रीन पर आने से पहले आप उसका उत्तर बनाने का प्रयास करें, और फिर अपना स्वमूल्यांकन करें। अगर 18 से 20 प्रश्न आपने सही किए तो आपके लिए एक्सीलेंट। अगर 16 से 17 आपने किए तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर 14 से 15 किया तो भी अच्छा है, गुड। लेकिन अगर 14 से आपने नीचे किया है तो आपको अभी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मेरी इस सीरीज का लाभ उठाएं और अपने जीके की तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। मेरा भी यह वीडियो बैकग्राउंड में चला जाएगा, और आपके सामने केवल आएंगे प्रश्न, उत्तर और उनका व्याख्या। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए प्रस्तुत है 2020 सीरीज का यह पहला मैच। आपके सामने यह पहला प्रश्न आ रहा है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? आपके लिए विकल्प हैं: ए वायु दाब, बी वायु की दिशा, सी सागरीय गहराई, और डी समुद्र तल से ऊंचाई। तो आपके पास समय है, आप इसका उत्तर सोचें इससे पहले कि मेरा उत्तर आपके स्क्रीन पर आए, या फिर आप पॉज कर सकते हैं और अपना उत्तर अपने पेपर पर अंकित कर सकते हैं, और फिर मेरे उत्तर से मिला सकते हैं, और फिर आगे हम लोग इससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीके को मजबूत करेंगे, इसे देखते हैं। तो आइए, अब इसका उत्तर मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं। तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की दिशा का मापन करने में, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। तो फिर बाकी की माप के लिए कौन से यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं, यह आपके सामने है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु दाब के मापन के लिए। सागरीय गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और समुद्र तल से ऊंचाई को मापने के लिए ऑल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है।
तो आइए देखिए, आपने इस प्रकार से इस एक प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्नों की तैयारी कर ली। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, अर्जेंटीना में पाया जाने वाला घास का मैदान क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं वेल्ड, लानोज, कैंपास या पंपास। तो आप अपना उत्तर सोचें, वीडियो को पॉज करें और मैं तब तक अब उत्तर को आपके सामने लाता हूं। तो चलिए, आपने सोच लिया होगा, तो इसका उत्तर है डी, पंपास। यानी अर्जेंटीना में जो घास का मैदान पाया जाता है वह कहलाता है पंपास। अब देख लें कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला घास का मैदान वेल्ड कहलाता है। अमेजन के उत्तरी और ओरनकी बेसिन में पाया जाने वाला जो घास का मैदान है वह लानोज कहलाता है। और अमेजन के दक्षिण ब्राज़ील में पाया जाने वाला घास का मैदान कैंपास कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आज का, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? हो सकता है इसका उत्तर आपके दिमाग में विकल्प आने से पहले ही आ गया हो, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग विकल्प को देखते हैं। ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया और डी अफ्रीका। तो अपने दिमाग को दौड़ाइए और सारे महाद्वीपों से एक एक ज्वालामुखी का नाम सोचिए। कोई एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी का नाम आपके दिमाग में नहीं आएगा, और वही आपका उत्तर है। तो आपका उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम आपको याद कराए देते हैं कि किस किस महाद्वीप में कौन कौन सा ज्वालामुखी है। एक उदाहरण, माउंट एटना इटली में अवस्थित है जो कि यूरोप महाद्वीप में है। फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है जो कि एशिया महाद्वीप में है। और किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में अवस्थित है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। तो चलिए इसके साथ अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं हिमालय, फ्यूजियामा, आल्प्स या बासजेस। तो आप अपना उत्तर सोचें, अपना उत्तर अंकित करें और आपका उत्तर देखिए यह है या नहीं। बासजेस एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जो कि जर्मनी में स्थित है, यूरोप में, जर्मनी में। यह किसी मेज के आकार का पर्वत है। और बाकी के पर्वतों को हम देख लें तो हिमालय मोड़दार या बलित पर्वत है। फ्यूजियामा अभी अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा था, वह ज्वालामुखी पर्वत है जो कि जापान में है। आल्प्स यूरोप में पाई जाने वाली मोड़दार बलित पर्वत की श्रृंखला है। तो अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके पास है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? बहुत आसान सा प्रश्न, सरल सा प्रश्न, लेकिन आपके पास विकल्प आ रहे हैं। ए सिडनी, बी किम्बरले, सी कैनबरा और डी मेलबोर्न। अब आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। जो ऑप्शन सी है वह आपका सही उत्तर है। लेकिन बाकी के शहर आखिर हैं क्या, या क्या किसी की राजधानी है या नहीं है? आइए देखते हैं। तो वही सिडनी ऑस्ट्रेलिया के राज्य न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के राज्य विक्टोरिया की राजधानी है। लेकिन किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में मौजूद एक हीरे की खान है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है कैनबरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है आपके सामने, भारत का मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में कौन सा है?
मरुस्थल में मौजूद राष्ट्रीय उद्यान। आपके विकल्प हैं कान्हा किसली, दुधवा, जोधपुर या भरतपुर। तो आप इसका उत्तर अंकित करें। मैं उत्तर आपके सामने रखता हूं। उत्तर है डी। भरतपुर में जो पक्षी विहार अभयारण्य है वह मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है। जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में यह उद्यान अवस्थित है। लेकिन बाकी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। कान्हा किसली मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं दुधवा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। जोधपुर में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है आज का 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। गंगा से कई सारी नदियां आकर के मिलती हैं, लेकिन आपके पास 4 विकल्प आ रहे हैं, उसमें एक नदी दाहिने किनारे से मिलती है, बाकी 3 बाएं से मिलती है। कौन सी है वह नदी? गोमती, घाघरा, यमुना या ताप्ती। आप सोचें। पहली बात कि क्या सारी नदियां इसमें गंगा में मिलती हैं, और दूसरी बात कि कौन सी नदी इसमें दाहिनी ओर से गंगा में मिलती है। तो आपका उत्तर है सी, यमुना। ये गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती, यानी दाहिने किनारे से मिलती है। अगला प्रश्न है जापान का सबसे छोटा द्वीप निम्नलिखित में कौन सा है। तो जापान जो देश है वह 4 द्वीपों से मिलकर के बना है, और ये द्वीप हैं होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। तो इनमें कौन सा द्वीप सबसे छोटा है? आप अपना उत्तर सोचें कि होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु या शिकोकू में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। उत्तर आपके सामने आ रहा है। उत्तर है डी, शिकोकू। यह जापान का सबसे छोटा द्वीप है, और होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप पर जापान की राजधानी आप जानते हैं क्या है? टोक्यो। बिल्कुल सही। यह होन्शु द्वीप पे अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आसान सा सवाल। ऑप्शंस हैं 11 जुलाई, 10 दिसंबर, 5 जून या 27 सितंबर। संभवतः आपको उत्तर पता होगा। आइए आपके सामने है उत्तर 5 जून। जी हाँ, उत्तर है सी, 5 जून। तो बाकी दिन क्या मनाए जाते हैं जरा इसे भी हम देख लें, ताकि इस एक प्रश्न में चौका लग जाए, यानी 4 प्रश्नों का उत्तर हम सीखें। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर मध्य अफ्रीका में, या उत्तरी अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में, या मध्य एशिया में। सवाना घास के मैदान, ये शीतोष्ण घास के मैदान है। तो आपने सोच लिया होगा उत्तर। आइए हम उत्तर को देखें। उत्तर है ए, उत्तरी मध्य अफ्रीका। बाकी स्थानों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों के नाम जरा हम देख लें। तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, मध्य एशिया में स्टेपी, और जैसा आपने जाना उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। आइए 11वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। टुंड्रा प्रदेश के आदिवासी जिन्हें एस्किमो कहा जाता है, उनके घर को हम किस नाम से जानते हैं। क्राल, इजबा, इग्लू या तिपी। उत्तर है
सी इग्लू। थोड़ी शीघ्रता से उत्तर इस बार स्क्रीन पे चलाया। खैर चलिए, बाकी के जो घर हैं वे किनके हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्राल अफ्रीका के वास्टू, काफिर एवं जुलू जनजातियों के मकान हैं। इजबा उत्तरी रूस के गांव में तिकोनी दीवारों वाले गहरे रंग के मकान हैं जो कि लकड़ियों के बने होते हैं। इग्लू आपका उत्तर है, एस्किमो के घर को कहा जाता है। और तिपी रेड इंडियन द्वारा, रेड इंडियन बाइसन नाम के जानवर के चमड़े से तंबू निर्मित करते हैं जिसे तिपी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित आदिवासियों में उनके निवास क्षेत्रों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है, इसको ढूंढना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, रेड इंडियन भारत, माओरी न्यूजीलैंड, पिग्मी कांगो नदी घाटी और मसाई पूर्वी अफ्रीका। अभी अभी रेड इंडियन की बात हुई थी, उनके घरों को कहा जाता है तिपी। तो अब बताएं कि इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। उत्तर है रेड इंडियन। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल निवासी जनजाति है, इसीलिए भारत में नहीं पाई जाती। और बाकी माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है, पिग्मी कांगो नदी घाटी की जनजाति और मसाई पूर्वी अफ्रीका की जनजाति है। तो यहाँ भी एक प्रश्न के माध्यम से मैंने 4 प्रश्नों की जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? भिलाई लौह इस्पात कारखाना, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया, या बोकारो लौह इस्पात कारखाना जो संयुक्त राज्य अमेरिका की के सहयोग से बनाया गया, या राउरकेला लौह इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बनाया गया, या दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया। यहाँ पे सहयोगी राष्ट्रों का नाम है, बाएं साइड में लौह इस्पात कारखाना का नाम है। यह आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है, कौन सही है। आपने उत्तर सोच लिया होगा। चलिए, नहीं तो पॉज करके सोचें और इसे अपने पेपर पे अंकित करें। तब तक हम लोग उत्तर की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। इसमें उत्तर है आपका राउरकेला लौह इस्पात कारखाना। यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, लेकिन बाकी के जो 3 हैं वे गलत हैं। तो इनका सही उत्तर क्या है? भिलाई लौह इस्पात कारखाना और बोकारो लौह इस्पात कारखाना सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। यहाँ आप एक विशेषता है, इसे याद करने के लिए थोड़ी आसानी के लिए आप यह ध्यान में रख सकते हैं कि बी से प्रारंभ होने वाला दोनों लौह इस्पात कारखाना सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था, और दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से यानी इंग्लैंड के सहयोग से निर्मित हुआ था। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के सर्वाधिक प्राचीन पर्वतों की श्रेणी है? भारत में कई सारे पर्वत श्रेणियां हैं, इनमें सबसे प्राचीन कौन है? हिमालय, सतपुड़ा, अरावली या विंध्याचल? यह सामान्य सा प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। अंकित करें। इसका उत्तर है सी, अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? आपके सामने विकल्प हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। इनमें किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो उत्तर है गुजरात। ए, गुजरात की तटरेखा बहुत ज़्यादा कटी छटी मुड़ी है और मुड़ी हुई है, और इसलिए भी यह देखने में मानचित्र में उतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता, परंतु यह भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित नदियों में उनके किनारे बसे नगरों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नगरों का नाम है, नदियों का नाम है, और कौन सुमेलित नहीं है इसे आपको ढूंढना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं: ए डेन्यूब नदी, शहर बेलग्रेड, नील, काहिरा, पोटोमैक वाशिंगटन डीसी, और राइन पेरिस। इनमें एक जो है शहर और नदी का जो युग्म है वह गलत है। वह कौन है? इसका सही उत्तर है राइन पेरिस, क्योंकि पेरिस जो शहर है वह सीन नदी के किनारे अवस्थित है। बाकी सारे नदी और उसके किनारे अवस्थित शहरों की जोड़ी जो है वह सही है। तो आइए 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक जल विद्युत गृह की स्थापना किस देश में की गई थी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। पहला भारत, दूसरा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा सोवियत संघ और चौथा फ्रांस। इसका उत्तर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां 1882 में फॉक्स नदी पर अपलेटॉन नामक स्थान पर आधुनिक जल विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। अब आइए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब की गई थी? प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना की जाती है। इस वर्ष भी जनगणना किए जाने का वर्ष है 2021 में, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे अभी तत्काल स्थगित रखा गया है। लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई? और लेकिन प्रश्न है यहाँ की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब की गई थी? आपके विकल्प हैं 1872 ईस्वी, 1881, 1891 या 1901। तो आपका सही उत्तर है बी, 1881। जी हाँ, भारत की प्रथम जनगणना 1872 में की गई थी, लेकिन भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 ईस्वी में की गई थी। आइए अब 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, तापीय शक्ति केंद्र और उनकी अवस्थितियों में कौन सुमेलित है? यानी ताप विद्युत केंद्र जो भारत में स्थित हैं, वे जिन राज्यों में स्थित हैं, क्या उनका नाम उनके सामने सही है? यह आपको विचार करना है। जो सही है उसे ढूंढना है। सतपुड़ा तमिलनाडु, नेवेली महाराष्ट्र, कोटागुंडम आंध्र प्रदेश या कोटा कर्नाटक। तो इसमें सही कौन सा है? आप सोचें। तो चलिए, आपने उत्तर सोच लिया होगा। अब हम उत्तर की ओर आते हैं। तो इसका सही उत्तर है कोटागुंडम आंध्र प्रदेश, यानी सी। बाकी के 3 जो ऑप्शंस हैं ए, बी और डी, वे गलत हैं। आखिर सही क्या है उनके लिए? आइए हम देखते हैं। तो सतपुड़ा महाराष्ट्र में स्थित है, नेवेली तमिलनाडु में स्थित है, और कोटा आप सभी जानते हैं राजस्थान में स्थित है। तो अब आज के 2020 का अंतिम पड़ाव, अंतिम बॉल, यानी 20वां प्रश्न। दिए गए आम की किस्में और उनके उत्पादन से संबंधित प्रमुख राज्यों की सूची में कौन सही नहीं है? आम का मौसम आ रहा है और इसीलिए अंतिम प्रश्न आपके लिए आम की किस्मों से संबंधित। तो उसके प्रमुख राज्यों की सूची दी गई है जहां उत्पादन होता है। भाई फलों का राजा है। तो आप जरा अपने विकल्पों को देखें। नीलम आंध्र प्रदेश, अल्फांसो महाराष्ट्र, हिमसागर पश्चिम बंगाल और दशेरी कर्नाटक। इनमें कौन सा गलत है? तो चलिए, हमारे विद्यार्थियों ने इसका हल ढूंढ लिया होगा। हम उत्तर स्क्रीन पर लाते हैं। तो यहाँ दशहरी जो है वह कर्नाटक में उत्पादित होने वाली आम की फसल नहीं है, यानी वह गलत है और इस प्रश्न का वह सही उत्तर है। तो दशहरी है कहाँ की आम की प्रजाति? यह है उत्तर प्रदेश की आम की प्रजाति।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास एक दशहरी या दशहरी नामक गांव है और उसी के नाम पर इस प्रजाति का नाम दशहरी या कहीं कहीं दशहरी भी मिलता है, वो दिया गया है। तो इस प्रकार आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। 2020 जीके सीरीज का पहला मैच समाप्त होता है। आपने अपने उत्तर लिख लिए होंगे। आप अपने उत्तरों का मिलान इस टेस्ट सीरीज के उत्तरों से करेंगे और देखेंगे आपकी स्थिति क्या है। तो उम्मीद है कि आपने यह सीरीज एंजॉय किया होगा और आने वाले समय में ऐसे सीरीज आपके लिए मैं लाता रहूँगा। इसके लिए EduStar एजुकेशनल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और साथ ही साथ लाइक करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और अच्छा लगे तो लोगों को भी शेयर करें। तो इस जीके सीरीज में भाग लेने के लिए और मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।